आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का नवम पाठ। पाठ का नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। इस पाठ का पहला भाग हमने पढ़ लिया है और आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पाठ के उत्तरार्ध अंश का अध्ययन करेंगे। आधा पाठ हमने पहले भाग में पढ़ा है और शेष पाठ को हम इस भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने यह पढ़ा कि मालिनी ने दर्शना को कुछ समझाया था। दर्शना की एक छोटी सी पुत्री थी जिसके लिए वो कार्य ढूंढ रही है। उसकी पुत्री दूसरों के घरों में जाकर कार्य करती है और उसी के परिप्रेक्ष्य में दर्शना अपनी पुत्री को मालिनी के घर लेके जाती है। मालिनी उसे बताती है कि यह पुत्री अभी बहुत छोटी है, इसकी पढ़ने की और खेलने की उम्र है, इससे घर का कार्य मत करवाइए। और तुम्हें यह जानना चाहिए कि आज के समय में बालकों का और बालिकाओं का मौलिक अधिकार शिक्षा बन चुका है, यानी शिक्षा प्राप्त करने का उनको पूरा अधिकार है। तो मालिनी ने दर्शना को शिक्षा के अधिकार के बारे में पहले भाग में बताया था। अब हम इस भाग में पढ़ते हैं कि क्या उस पुत्री की माता दर्शना अपनी पुत्री को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजेगी, क्या वो मालिनी की बातों से प्रेरित होती है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। पहला गद्यांश यहाँ पर हमने लिया है। दर्शना मालिनी की बातें सुनकर क्या कह रही है। महोदये अस्मत्सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदरपूर्तिरेवास्ति। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यं न करोति, अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं, गणवेशं, पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि। यह जो बात है वो दर्शना ने मालिनी को कही। गद्यांश में कुछ संयुक्त पद हैं, जैसे स्वोदर पूर्ति रेवास्ति। इस पद का जब विभाग करेंगे तो हमें यहाँ पर 4 पद प्राप्त होंगे। स्व उदर पूर्ति एव अस्ति। स्व उदर पूर्ति यहाँ पर गुण संधि प्राप्त होती है और रूप बनेगा स्वोदर पूर्ति। इसी प्रकार विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश होने से यहाँ पर विसर्ग संधि प्रवृत्त होती है और एव अस्ति इन दोनों पदों में सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त होती है। तो संधि के कारण ये चारों ही पद संयुक्त रूप से यहाँ पर लिखे हुए हैं। अर्थ ग्रहण के समय हमें इन पदों को अलग अलग करके यहाँ पर बोध करना है। इसी प्रकार दूसरा जो पद है वो है पुस्तकान्यादीनि। यहाँ पर भी 2 पद हमें प्राप्त होंगे। पुस्तकानि आदीनि, तो यहाँ पर यण संधि के कारण यह संयुक्त रूप हमें गद्यांश में देखने को मिला है। गद्यांश में जो क्रियापद हैं उनको जान लेते हैं। जैसे अस्ति, इसका अर्थ है। करोमि अर्थात करती हूँ। करोति करता है और कुर्वः करते हैं। ये तीनों ही जो क्रियापद हैं ये लट लकार के क्रियापद हैं और क्रि धातु के रूप हैं। अंतर क्या है। करोमि उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है, कुर्वः उत्तम पुरुष के बहुवचन में बनता है और करोति प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है। तो यहाँ पर पुरुष और वचनों का भेद है। हैं तीनों लट लकार के रूप और ऊपर करोमि करोति ये दोनों एक वचन के रूप हैं, कुर्वः द्विवचन का रूप है। अगला जो क्रियापद है वो है भवति। इसका अर्थ है होता है और अंतिम क्रियापद है आनेष्यामि। यह अर्थ देगा लाऊंगी। नेष्यामि अर्थात ले जाऊंगी, किंतु आ उपसर्ग के कारण इसका अर्थ आएगा लाऊंगी।
ये क्रियापद थे जिनका हमने बोध किया है। अब हम गद्यांश में जो कठिन पद हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। जैसे स्वोदर पूर्ति ही, इसका अर्थ है अपना पेट भरना, अपने पेट की पूर्ति करना। सर्वस्मिन दिने, सर्वस्मिन संपूर्ण, दिने दिन अर्थात दिन भर, पूरे दिन। रुग्ण है, रुग्ण है का अर्थ है बीमार। मिलित्वा, मिलित्वा का अर्थ है मिलकर। महार्घता काले, महार्घता काले का अर्थ है महंगाई के काल में, महंगाई के समय में। महार्घता जो पद है वो महंगाई के लिए प्रयोग हुआ है और काल, काल का अर्थ है समय, महंगाई का समय, इस महंगाई के समय में। गणवेशम, गणवेशम का अर्थ है पोशाक, जो विद्यालय में बच्चे पहनकर जाते हैं और इसको अंग्रेजी भाषा में ड्रेस भी कहते हैं। तो गणवेशम पोशाक को, द्वितीय विभक्ति में को का यहाँ पर अर्थ लेंगे। तो ये कठिन पदों के अर्थ थे जिनको हमने जान लिया है। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जान लेते हैं। दर्शना कह रही है मालिनी की बालकों के शिक्षा के अधिकार की बातें सुनकर क्या कहती है। महोदये, हे महोदया, अस्मत् सदृशानाम तु, हमारे जैसे लोगों का तो, हमारे जैसे गरीब लोगों का तो मौलिका अधिकाराः, मौलिक अधिकार, हमारे जैसे गरीब लोगों के मूलभूत अधिकार तो केवलम, केवल स्वोदर पूर्ति ही, अपना पेट भरना ही अस्ति है। कि हमारे जैसे गरीब लोग हैं उनके कोई मौलिक अधिकार नहीं है, उनका केवल मौलिक अधिकार है तो वो ये है कि किसी तरह अपना पेट भरो, इतना कमा लो कि गुजर बसर हो जाए। तो महोदये, हे महोदया, अस्मत् सदृशानाम, हमारे जैसे लोगों का, हमारे जैसे गरीब लोगों का या गरीब लोगों के मौलिका अधिकाराः तु, मूलभूत अधिकार तो केवलम, केवल स्वोदर पूर्ति ही एव अस्ति, अपना पेट भरना ही होता है कि किसी तरह हमारा पेट भर जाए, इसे ही हम अपना मौलिक अधिकार समझते हैं। एतस्य व्यवस्थायै एव, एतस्य इसी बात की व्यवस्थायै एव, व्यवस्था करने के लिए, किस बात की, कि किसी तरह अपना पेट भर जाए, इसी की व्यवस्था करने के लिए अहम, मैं, सर्वस्मिन दिने, पूरे दिन भर, पंच षड गृहाणाम, 5 से 6 घरों का कार्यम करोमि, कार्य करती हूँ। पूरे दिन में 5-6 घरों में कार्य करने के लिए जाती हूँ। केवल किस लिए, कि किसी तरह मैं इतना कमा लूँ कि अपने परिवार का पेट भर सकूँ। मम रुग्णः पतिः तु, मेरे बीमार पति तो किंचिदपि कार्यम न करोति, कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। मेरे पति तो बीमार रहते हैं, वो कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। मम रुग्णः पति, मम मेरे, रुग्णः बीमार, पतिः तु पति तो, किंचिदपि कुछ भी, कार्यम न करोति कार्य नहीं करते हैं। अतः इसीलिए अहम मैं, मम पुत्री च, च और मम पुत्री मेरी पुत्री, इसीलिए मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा मिलकर के परिवारस्य, परिवार का भरण पोषणम कुर्वः, भरण पोषण करते हैं। दोनों मिलकर हम इतना कमा पाते हैं कि परिवार का भरण पोषण हो सके, यानी गुजारा हो सके। अस्मिन महार्घता काले, अस्मिन इस महार्घता काले, महंगाई के समय, आज का ज़माना है वो बहुत ही महंगाई का है, और इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकतानां कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एव ही, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। कि आज जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे खाना पीना रहना इत्यादि मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके बिना मनुष्य नहीं रह सकता है, इन क्रियाओं को तो मनुष्य को करना ही है और प्रतिदिन करना है। तो ये कैसी आवश्यकताएं हैं, ये हैं मूलभूत आवश्यकताएं। उन्हीं के बारे में दर्शना बता रही है कि इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है।
यानी हम जो कमाते हैं वो धन पूरा नहीं पड़ता है, कम रह जाता है। तर्हि तो विद्यालय शुल्कम, विद्यालय का शुल्क, गणवेशम, विद्यालय की पोशाक, पुस्तकानि आदिनी और पुस्तक इत्यादि को क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम धन, कथम आनेष्यामि कैसे लाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी, कौन मुझे देगा। पहले ही जो हम कमाते हैं उसी से हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो विद्यालय में देने के लिए फीस चाहिए, शुल्क चाहिए, विद्यालय में बच्चे जाएंगे तो उन्हें पोशाक भी चाहिए और पढ़ने के लिए पुस्तक इत्यादि भी चाहिए। इन चीज़ों को क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम धन को, कथम आनेष्यामि मैं कैसे लाऊंगी। यह मजबूरी जो है दर्शना ने मालिनी को बताई। अब मालिनी क्या कहती है, अगला गद्यांश है। मालिनी कह रही है उसे, अहो अज्ञानम भवत्याः किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्न भोजनं, छात्रवृत्तिम इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। ये बात मालिनी ने दर्शना को बताई। गद्यांश में जो संयुक्त पद हैं जैसे नवोत्तर और मौलिकाधिकारस्य, इनका विभाग यहाँ पर दिखाया गया है। नवोत्तर इसका विभाग है, नव उत्तर 2 पद हैं और गुण संधि के कारण ये संयुक्त रूप से यहाँ पर दर्शाए गए हैं, नवोत्तर। इसी प्रकार मौलिकाधिकारस्य, इसमें भी सवर्ण दीर्घ संधि है, विच्छेद करने पर 2 पद प्राप्त होते हैं। मौलिक है, अधिकार है, मौलिकाधिकार है, और षष्ठी विभक्ति में यहाँ पर रूप है मौलिकाधिकारस्य। ये संयुक्त पद थे। अब इसमें जो क्रियापद है जैसे जानासी, प्राप्स्यन्ति, प्राप्स्यन्ति का 2 बार प्रयोग हुआ है। जानासी पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जानासी का अर्थ है जानती हो, मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है जिसका कर्तृपद है त्वम, यानी तुम जानती हो। त्वम के साथ ही इस मध्यम पुरुष के एक वचन के क्रियापद का प्रयोग होगा। प्राप्स्यन्ति इसका अर्थ है प्राप्त करेंगी। ये क्रियापद थे 2। इसके बाद जो कठिन पद हैं जैसे सर्वकारेण, इसका अर्थ है सरकार के द्वारा। इसी प्रकार समीपस्थम, समीप में स्थित, पास में स्थित। और पुस्तकस्यूतम, पुस्तकस्यूतम का अर्थ है पुस्तक रखने का थैला, जिसे हम कहते हैं बैग, जिसमें हम पुस्तकें रखकर ले जाते हैं। पादत्राणम, पादत्राणम का अर्थ है पाद यानी पैरों की, त्राणम यानी रक्षा करने वाले, यानी जूते, पादत्राणम जूते। मध्याह्न भोजनम, मध्याह्न का अर्थ है दोपहर, दोपहर का भोजन, दोपहर का खाना। तो ये कठिन पद थे जिनका अर्थ हमने जाना है। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जान लेते हैं। मालिनी दर्शना की बात सुनकर क्या कह रही है, जब उसने बताया कि हम जितना कमाते हैं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में, वही कमाया गया धन पूरा नहीं होता है, तो मैं इसके लिए विद्यालय का शुल्क, विद्यालय की पोशाक, पढ़ने के लिए पुस्तकें कहाँ से खरीदूंगी। तो मालिनी क्या कह रही है, अहो, अरे, आश्चर्य करती हुई कह रही है, विस्मय सूचक अव्यय है, अरे भवत्याः अज्ञानम, आपका अज्ञान, यानी आपको तो ज्ञान ही नहीं है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, यत कि नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे, नवोत्तर, नव यानी 9, उत्तर यानी अधिक, 9 अधिक द्वि यानी 2, सहस्र यानी 1000, वर्षे वर्ष में, 2009वें वर्ष में। 9 अधिक है किससे, द्विसहस्रम 2000 से, तो इसका तात्पर्य हो गया 2009। तो नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे,
2009 वर्ष में सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के, सर्वासां बालानां और सभी बालिकाओं के कृते लिए, सभी बालकों के लिए और सभी बालिकाओं के लिए सरकार के द्वारा शिक्षायाः शिक्षा के मौलिकाधिकारस्य मूलभूत अधिकार की घोषणा की गई थी कि सरकार ने 2009 में सभी बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा का मूलभूत अधिकार घोषित किया था। ये प्रतिपादित किया था कि सभी बालक शिक्षा को ग्रहण करेंगे, ये उनका मौलिक अधिकार है। ऐसी घोषणा सरकार ने की थी। यद अनुसारम इसके अनुसार, इस घोषणा के अनुसार या इस मौलिक अधिकार के अनुसार 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के सर्वे बालाः सभी बालक और बालिकाएं समीपस्थम अपने पास में स्थित सर्वकारीयम विद्यालयम सरकारी विद्यालय में प्राप्य जाकर न केवल निशुल्कम शिक्षामेव निशुल्क शिक्षा को ही प्राप्स्यन्ति, केवल निशुल्क शिक्षा को ही प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु बल्कि निशुल्कम निशुल्क गणवेशम पोशाक को, पुस्तकानि पुस्तकों को, पुस्तकशूतम पुस्तक रखने के थैले को, पादत्राणम जूतों को, मध्याह्न भोजनम दोपहर के खाने को, छात्रवृत्तिम और छात्रवृत्ति इत्यादि सर्वमेव सभी सुविधाओं को प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे। तो ये जो जानकारी है वो मालिनी ने दर्शना को दी। उसने बताया कि 2009 में सरकार ने जो बालकों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित किया था, उस मौलिक अधिकार के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक बालिकाएं हैं वो समीप के सरकारी विद्यालयों में जाकर केवल निशुल्क शिक्षा को ही प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात वहाँ पर उन्हें निशुल्क शिक्षा तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ निशुल्क पोशाक दी जाएगी पहनने के लिए, निशुल्क पुस्तकें दी जाएंगी पढ़ने के लिए, निशुल्क पुस्तकें रखने का बैग दिया जाएगा, निशुल्क जूते दिए जाएंगे, निशुल्क दोपहर का भोजन दिया जाएगा और अन्य खर्चों के लिए उन्हें छात्रवृत्ति इत्यादि सुविधाएं भी दी जाएंगी। ये जानकारी मालिनी ने दर्शना को बताई। तो दर्शना तो अब तक यही समझ रही थी कि इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पैसे लगेंगे, धन खर्च होगा, और इसीलिए वो अपनी पुत्री को विद्यालय में नहीं भेज रही थी। लेकिन मालिनी ने बताया कि अपनी पुत्री को यदि सरकारी विद्यालय में भेजोगी तो उसका एक पैसा भी नहीं लगेगा, अपितु सारी चीज़ें उसे वहाँ पर निःशुल्क मिलेंगी, और तो और पढ़ने के लिए इसे छात्रवृत्ति भी मिलेगी, नगद पैसा भी वहाँ पर मिलेगा। अब दर्शना की क्या प्रतिक्रिया होती है? दर्शना अप्येवम आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति। अनुगृहीता अस्मि महोदये एतद् बोधनाय। अहम् अद्यैव अस्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहं विद्यालयं गमिष्यामि, अहमपि पठिष्यामि इत्युक्त्वा करतलवादनसहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। तो यहाँ पर दर्शना, मालिनी और दर्शना की पुत्री, इन तीनों की क्रियाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। गद्यांश में ये कुछ संयुक्त पद हैं, जैसे अप्येवम, इसमें 2 पद हैं, अपि एवं, और दोनों में यण संधि है। अद्यैव अस्याः, इसमें 3 पद हैं, अद्य एव अस्याः, ये अश्य लिखा हुआ है, इसकी जगह पद आएगा अस्याः। इसी प्रकार इत्युक्त्वा, इसमें भी 2 पद हैं, इति उक्त्वा,
तो ये संयुक्त पद थे जिनका विभाग करने पर हमने अलग अलग पदों को प्राप्त किया है। अर्थबोध में हमें अलग अलग पदों का ही अर्थ स्वीकार करना है। इसी प्रकार इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं गद्यांश में पीले रंग से। जैसे पश्यति, पश्यति का अर्थ है देखती है। अस्मि, इसका अर्थ है हूँ। कारयिष्यामि, इसका अर्थ है कराऊंगी। गमिष्यामि अर्थात जाऊंगी। पठिष्यामि अर्थात पढ़ूंगी। नृत्यति अर्थात नाचती है। और ज्ञापयति अर्थात जताती है अथवा प्रकट करती है। ये क्रियापद थे। इनमें कारयिष्यामि, गमिष्यामि और पठिष्यामि ये तीनों ही लृट लकार के क्रियापद हैं जो भविष्यत काल का अर्थ देते हैं। क्रियापदों के अर्थबोध के बाद अब हम कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। जैसे अप्येवम, इसका अर्थ है क्या ऐसा है। यहाँ पर अपि पद का पूर्व प्रयोग हुआ है। अपि अव्यय है जिसका अर्थ होता है भी। वाक्य में यह कहीं भी प्रयोग हो जाए तो यह भी का अर्थ देता है, किंतु वाक्य के शुरू में यदि अपि पद का प्रयोग करेंगे तो यह प्रश्न वाक्य का निर्माण करता है, यानी प्रश्न पूछने के कार्य काम आता है। जैसे अप्येवम, क्या ऐसा है। अपि, क्या एवं ऐसा है। वस्तुतः, दूसरा पद है वस्तुतः। वस्तुतः का अर्थ है यथार्थ, वास्तविक, वास्तव में, सचमुच में। कृतार्थताम, कृतार्थताम का अर्थ है उपकार के भाव को, यानी उपकार मानता, उपकार मानना, उपकार जताना, इस भाव को प्रकट करने को कहते हैं कृतार्थता। इसी प्रकार बोधनाय, बोधनाय का अर्थ है बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए। करतल वादन सहितम, इस पद का अर्थ है तालियां बजाते हुए। करतल, करतल का अर्थ है ताली, ये हथेली का जो तला है, तल भाग है, उसको कहते हैं करतल। वादन कहते हैं बजाना, और सहितम साथ, यानी तालियां बजाते हुए, तालियों का वादन करते हुए। तो ये कठिन पद थे जिनका अर्थ हमने जाना है। अब हम इस गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। दर्शना कह रही है अप्येवम, क्या ऐसा है। दर्शना, जब मालिनी ने उसे निशुल्क शिक्षा के बारे में बताया, ये बताया कि सभी कुछ सरकारी विद्यालयों में निशुल्क मिलता है, तब मालिनी, दर्शना ने आश्चर्य किया और प्रश्न के रूप में उन वाक्य कहा क्या ऐसा है। और आश्चर्य ने, आश्चर्य करती हुई मालिनी पश्यति, वो मालिनी की ओर देखने लगती है। वो इसलिए देखती है जैसे मालिनी ने एक बहुत ही बड़ा रहस्य बताया हो जिसके बारे में दर्शना अभी तक अनजान थी। मालिनी कह रही है आम, हाँ हाँ, वस्तुतः एवं एवं, वास्तव में ऐसा ही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में ही ऐसा है। तो दर्शना कृतार्थताम प्रकटयंती, उपकार के भाव को प्रकट करती है, ऐसा जताती है जैसे बहुत बड़ा एहसान मालिनी ने किया हो। और क्या कह रही है। महोदये, हे महोदया, अनुग्रहीता अस्मि, मैं अनुग्रहित हो गई हूँ, मैं तो धन्य हो गई हूँ। एतद बोधनाय, इसका बोध कराने के लिए, इस बात का ज्ञान कराने के लिए कि सरकारी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है। अहम, मैं, अद्यैव, आज ही, अस्याः प्रवेशम, इसका प्रवेश, इसका किसका, इस मेरी 8 वर्षीय जो बालिका है इसका प्रवेश, समीपस्थे, पास में स्थित, विद्यालयम कारयिष्यामि, किसी सरकारी विद्यालय में करवाऊंगी। ये बात जो है वो मालिनी को कहती है कि मैं आज ही इसका प्रवेश पास में ही स्थित सरकारी विद्यालय में करवाऊंगी। इनकी दोनों की बातें सुनकर जो दर्शना की पुत्री थी उसके मन में भी एक भावना दबी हुई थी कि वो भी विद्यालय जाए और वो भी पढ़े। जब उसकी माता ने ये स्वीकार कर लिया, स्वीकृति दे दी कि मेरी पुत्री का मैं विद्यालय में प्रवेश कराऊंगी, तो दर्शना की पुत्री की क्या प्रतिक्रिया हुई। उल्लासेन सह, उल्लास के साथ, खुश होती हुई क्या कह रही है। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। तो पाठ का जो शीर्षक है वो इसी पुत्री के अंदर जो भावना दबी हुई थी, विद्यालय जाने का भाव जो छुपा हुआ था, वो भाव हर्ष के साथ, खुशी के साथ यहाँ पर प्रकट हुआ है।
और इसी भाव के आधार पर पाठ का शीर्षक है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। तो उसकी पुत्री क्या कही? अहम विद्यालयम गमिष्यामि, खुशी से मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर करतल वादन सहितम, तालियां बजाते हुए नृत्यति, नाचती है, मालिनीम प्रति, और मालिनी की ओर कृतज्ञता ज्ञापयति, कृतज्ञता प्रकट करती है, एहसान जताती है कि आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी माता को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और मेरी माता ने स्वीकृति दी कि मैं भी विद्यालय में जाऊंगी, पढ़ूंगी। तो ये विद्यार्थियों पाठ था जिसमें हमने यह जाना कि आज के समय में प्रत्येक बालक का शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है, और अगर उसके माता पिता या अन्य कोई व्यक्ति उसको इस अधिकार से वंचित करता है तो वो इसकी शिकायत प्रशासन से कर सकता है। तो इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए। अपने आसपास जो भी ऐसे बालक हैं जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं उनको सरकारी विद्यालय में प्रवेश कराना चाहिए। जो छोटे छोटे बालक श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन पर हमें रोक लगानी है और उन बालकों को अवश्य विद्यालय में भेजना है। यही शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है और हमें इस चीज़ के प्रति जागरूक रहना है। तो विद्यार्थियों, पाठ के इस दूसरे भाग में हमने पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अगले भाग में हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।